नमस्कार, बुलेटिन ऑफ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास शख्सियत से। नाम हुआ इनका रविंद्र प्रियदर्शी। रविंद्र प्रियदर्शी वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष हैं पटना महानगर के। वनवासी कल्याण आश्रम आरएसएस की एक अनुषांगिक संगठन है और हम सबसे पहले स्वागत करेंगे रविंद्र प्रियदर्शी जी कि हमारे चैनल में आप आएँ। और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया और मौका दिया बातचीत करने के लिए। जी रविंद्र प्रियदर्शी जी, बात करते हैं एक शब्द पर, वनवासी या आदिवासी, ये दर्शकों के सामने आप क्लियर कीजिए। वनवासी और आदिवासी प्रचलन हम लोग के समाज में कहीं नहीं है। या तो शब्द जनजाति है या नहीं तो वनवासी है। हम लोग वनवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अवधारणा जो अपनी सभ्यता संस्कृति रही है उसमें या तो नगरवासी होते हैं या वनवासी होते हैं या ग्रामवासी होते हैं। तो जो हम लोगों का जो बैनर है उस पर, जिस पर लोगो लिखा भी रहता है कि ग्रामवासी, नगरवासी, वनवासी, हम लोग हैं भारतवासी। तो या तो वनों में निवास करने वाले वनवासी, गांव में निवास करने वाले गांववासी, ग्रामीणवासी, और नगर में निवास करने वाले शहरवासी। तो तीन ही प्रकार के लोग हैं भारतवर्ष में निवास करने के। तो ये शब्द है। स्वतंत्रता के बाद जब गवर्नमेंट बन गई स्वतंत्र भारत की, उसके बाद जब आरक्षण की बात आई और आरक्षण की बात हुई तो उस समय जनजाति शब्द का प्रयोग हुआ जो भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में जनजाति शब्द है, लेकिन हम लोग जनजाति शब्द का इस्तेमाल न के बराबर करते हैं, वनवासी ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम समझते हैं कि ये शब्द क्लियर हुआ आपको। जी, वनवासी कल्याण आश्रम ये कहाँ पर अभी काम कर रही है, खास करके बिहार में? ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में इसका कार्य है और बिहार में वनवासी क्षेत्र के ज़िले 13 हैं। 13 ज़िलों में वनवासी समाज के लोग निवास कर रहे हैं और 13 ज़िले में 72 ऐसे प्रखंड हैं जिसमें वनवासी समाज है और 72 प्रखंड में हम लोग का कार्य है। क्या क्या मुद्दे होते हैं वनवासी कल्याण आश्रम के कि जिससे लोगों पर या जो वनवासी लोग हैं उन पर खासा प्रभाव पड़े? ऐसे समाज के लिए कल्याण आश्रम काम करती है जो कि सबसे अछूता रहा है। वहाँ आज भी सभ्यता संस्कृति का जो आज के, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि संस्कृति में वो पीछे थे, आज के जीवन के दौर में वो पिछड़ गए हैं। तो उस जो दौर आज के दौर में पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना ये हम लोगों का कार्य है। सबसे बड़ा कार्य में बाधा पहुंचाने का है जो बाहर से आए हुए मुगल थे या फिर अंग्रेज, धर्मांतरण करा करके उनको शिक्षा का प्रलोभन दे करके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रलोभन दे करके, उनका धर्मांतरण करा के उनकी मूल संस्कृति से उनको हटा करके और अपनी विचारधारा को आरोपित करने का कार्य हुआ, जिससे वो काफ़ी पिछड़ गए। लेकिन वनवासी समाज आज भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम, ये सनातन धर्म का मूल मंत्र है। आज अगर आप जाएंगे वनवासी समाज के बीच में तो उनके बीच में अतिथियों का स्वागत उसी भाव से होता है जैसे देवताओं का स्वागत होता है। तो ये प्रचलन हमेशा रहा है उस समाज का। इसलिए अगर हम बहुत छोटे तौर पर ये कह देते हैं कि वो पिछड़ गए हैं, वो पिछड़े हैं, ऐसा नहीं है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही उन्नत हैं और अगर हम ये कहें कि कई मायनों में नगरवासियों से भी वो उन्नत हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा।
शिक्षा पर क्या काम चल रहा है आप लोगों का? शिक्षा का प्रकल्प लगभग 72 प्रखंड में है। इसमें बहुआयामी कार्य है। सबसे पहले नीचे स्तर पर एकल विद्यालय का कार्य है। एकल विद्यालय में उसी गांव के एक आचार्य होते हैं, जो अगर कोई 5 परिवार जिस गांव में निवास कर रहा हो तो उस गांव में एकल विद्यालय की स्थापना हो सकती है। और उसी गांव का कोई आचार्य जो पढ़ा लिखा है वो दोनों समय सुबह और शाम उन लोगों को शिक्षा देगा, क्लास 5वीं तक। 5वीं के बाद उनका नामांकन किसी जिले के अच्छे स्कूल में हो जाए, इसकी व्यवस्था की जाती है। और कई एक जिलों को मिलाकर के लगभग 4-5 जिलों में हम लोग का छात्रावास भी चल रहा है। तो उन छात्रावासों में उन लोगों को रहने की व्यवस्था भी की जाती है। हम लोग पीछे जाते हैं कि कहा जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जो एक आंदोलन हुआ है वो 1857 से शुरू हुई, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कि इससे पहले भी वनवासी लोगों ने भी एक बड़ा आंदोलन अंग्रेजों से लोहा लिया था? आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मुगलों के आक्रमण में भी हमारे वनवासी समाज प्रभावित नहीं हुए थे। वो उन लोगों का समाज अक्षुण्ण था। आप जान लें कि आज 7 सिस्टर्स जो है, 7 राज्य आसाम से ऊपर, वहाँ उन लोगों का साम्राज्य हमेशा रहा। मुग़ल काल में कोई भी मुग़लों का आक्रमण उस क्षेत्र में नहीं हुआ। उसी तरह से कई एक सीमावर्ती इलाकों में मुग़ल साम्राज्य अपना राज्य कायम नहीं कर सके। लेकिन अंग्रेज़ों के पीरियड में वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुए वनवासी समाज, क्योंकि वो कानून उस ढंग से, वो तो अंग्रेज़ तो व्यापारी के रूप में यहाँ आए थे। उनको तो यहाँ वन संपदा लूटना था और यहाँ के खनिज लवण से उनका आकर्षण था। तो यहाँ का धन संपदा जो वनवासी क्षेत्र में था, उनको लूटने के क्रम में जो भी उनको करना पड़ा, जो भी कानून बनाना पड़ा, जो भी षड्यंत्र रचना पड़ा, वो उन्होंने किया। जैसे फॉरेस्ट एक्ट लाया गया उन लोगों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, जिससे वनवासी समाज काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद उनको धर्म के आड़ में उनको ईसाई बनाना शुरू कर दिया गया। अगर डर से मानोगे तो डर से मानो, प्रेम से मानोगे तो प्रेम से मानो, किसी ढंग से अंग्रेजी दास्ता स्वीकार करनी है। वो उनके व्यापार में, उनके आर्थिक दोहन जो यहाँ करने आए थे, उसमें वो कैसे भी मदद हो सके इसका कार्य वो करते थे। वनवासी कल्याण आश्रम, एक बात और इसमें हम बताना चाहेंगे कि आपने जो कहा कि पहली स्वतंत्रता संग्राम जो आप लोग जानते हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में 1857 सिपाही विद्रोह का, उससे लगभग 100 साल पहले 1756, 1754, 1758 में तिलका मांझी भागलपुर इलाके में, इसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र में उसके बाद के काल में बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के रूप में वो जाने जाते हैं, कई आंदोलन हुए। ये सब उस सिपाही विद्रोह के पहले का विद्रोह है। वो सारे के सारे अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रथम लड़ाई जिन्होंने शुरू किया है वो हमारे वनवासी समाज के लोग हैं। वनवासी कल्याण आश्रम क्या धर्मांतरण को भी रोकती है? वनवासी कल्याण आश्रम सनातन धर्म को अक्षुण्ण रखने के लिए, सनातन धर्म को सुदृढ़ रखने के लिए हर सारा प्रयास करती है। और इसमें जो सबसे कमज़ोर कड़ी छूट रहा था वनवासी समाज, उसके बीच में भी कार्य करती है। तो अगर सनातन धर्म से विमुख हो रहे हैं हमारे वनवासी, अगर वो धर्मांतरण के चपेट में आ जा रहे हैं, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ कि क्या क्रॉस को पानी में डुबा करके पीने से बुखार ठीक होता है? नहीं। लेकिन उसके आड़ में पैरासीटामोल की टिकिया दे करके और एक क्रॉस पहना करके हमारे भोले भाले वनवासी समाज को ये बता दिया जाए कि तुमने ये क्रॉस पहना
और तुम्हारा बुखार ठीक हो गया, तुम्हारी बीमारी दूर हो गई और वो चर्च के शरण में आ गया। इस ढंग के अनेक बातों की चर्चा आप सुन चुके होंगे, आप जानते भी होंगे कि किस ढंग से वो काफ़ी सीधे साधे हैं। वो समाज, वनवासी समाज काफ़ी सीधा साधा है। कोई भी व्यक्ति जाएगा, वो अगर कुछ प्रलोभन देगा, कुछ उनको बताएगा, कुछ उपहार देगा, तो वो उसी ढंग से वो बात करते हैं और वो आ जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकना, अगर स्वास्थ्य के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो उनको जागरूक करना, उनके पैरेलल हम भी उस ढंग का हॉस्पिटल बनाएं, हम भी उस ढंग का शिक्षा का केंद्र बनाएं, इसके लिए प्रयास रहता है। रविंद्र जी, ये भी बताइए दर्शकों को कि अमूमन आमतौर पर लोग यही जानते हैं या कि वनवासी कल्याण आश्रम जो होगा वो स्पेशली वनवासियों के लिए काम करता होगा, सीधा उसके नाम से ही क्लियर ये हो रहा है। इसकी जो स्थापना हुई थी कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि अमूमन लोगों को ये दिखता नहीं है। बहुत सही प्रश्न है। आप को बताते हुए बहुत हमको अच्छा लगेगा कि भारत में आज़ादी का महोत्सव मन रहा था, 47 की बात है। हर जगह, बिहार में भी जैसे श्री कृष्ण थे उस समय तत्कालीन, अभी आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश संयुक्त राज्य था। मध्य प्रदेश VC शुक्ला साहब वहाँ थे, शुक्ला साहब वहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो उन निकल रहा था हर जगह, हर स्टेट में लोग, खुशी का एक माहौल था पूरे भारतवर्ष में। जब उनका काफिला वो छत्तीसगढ़ वाले इलाके से गुजर रहा था तो उनको ब्लैक फ्लैग, काले झंडे दिखलाए गए, काले झंडे दिखलाए गए और गो बैक ऐसा नारा लगा। उस पूरे देश में विजय महोत्सव है, लेकिन मध्य प्रदेश के इलाके में, आज छत्तीसगढ़ वो इलाका है, उसमें काले झंडे उनको दिखलाए गए और गो बैक का नारा लगा। वो बात खत्म नहीं हुई। वो बात जब वो लौट, उस समय के नेता इस ढंग के नहीं थे जो आजकल के हैं, वो आते हैं और उस पर विचार होता है कि ऐसा क्यों है, ये कौन है। पता चलता है कि ये लोग वही लोग हैं जो मिशनरी के आसपास, मिशनरी से प्रभावित हैं और मिशनरी के आड़ में ही ये सारा प्रयोजन हो रहा है। तो उनको चिंता हुई और वो बताए कि भाई आखिर इस ढंग से है। तो कई लोगों से बातचीत हुई, पूछा गया, तो उन लोग सीधे साधे वनवासी समाज का कहना था कि हम लोग का भगवान तो मिशनरी है और इनका कहना है कि अब तो मेरा राज चला गया, मिशनरी समाज का राज खत्म हो गया 47 में, अब तो हम लोग को जाना पड़ेगा और अब एक दूसरा राजा आ जाएगा। तो एक दूसरा राजा आएगा तो हम लोग भयग्रसित हो गए और इसीलिए हम लोगों ने काले झंडे दिखलाए। ये कितनी गंभीर बात थी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उस समय चिंता हुई और शुक्ला जी ने उस समय बहुत लोगों से बात किया कि कौन इसको कर सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे इस समाज में शिक्षा का, स्वास्थ्य का बात हो। और इसमें हम लोग के बाला साहब देश पांडे को बुलाया गया जो स्वयंसेवक थे उस समय। और उस समय बाद में कई चलता रहा। तो 1952 में 1952 में इसको मूर्त रूप दिया गया और इसका हेडक्वार्टर जसपुर में, छत्तीसगढ़, आज का छत्तीसगढ़ है, उसमें का मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ में इसका प्रधान कार्यालय बना और वहाँ से विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ हुआ। महाराष्ट्र में भी आपका कोई? महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में बहुत इकाई है, महाराष्ट्र में बहुत इकाई है, पूरे देश भर में इकाइयाँ हैं। इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर भी नेपाल में है, अफ़गानिस्तान और इस सब इलाके में है, बर्मा में है, श्रीलंका में है, सब बहुत छिटपुट है जो भी है, लेकिन मुख्य रूप से भारत, आज के भारत वो में है। रविंद्र प्रियदर्शी जी, आज की जो यूथ है थोड़ी सी डगमगाती है, या तो शब्दों के घालमेल में आप समझिए या शब्दों के फेर में, कि मूल निवासी जो हैं वो वनवासी ही हैं। इसको जरा क्लियर कीजिए, युवाओं को बताइए कि भाई ये क्या है ये चीज़, इससे बहुत सारे युवा प्रभावित भी बहुत ज़्यादा है।
अच्छा प्रश्न है। मैं आपसे ही इसका उत्तर पालूंगा। आप बताएं, अपने श्री रामचंद्र जब सीता हरण होता है तो उस समय कौन समाज है, उनके साथ कौन समाज लड़ा है, ये बताएं। उस समय वनवासी समाज ही है। इसलिए मूल निवासी और आक्रांता, ये परिकल्पना मैकाले शिक्षा पद्धति का जो हो सकता है, हमारी शिक्षा पद्धति तो ऐसी नहीं रही है। प्राचीन काल जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो त्रेता युग से भी आगे हो सकता है, सतयुग हो सकता है, त्रेता हो सकता है, द्वापर हो सकता है। तो प्राचीन काल से ही सब समाज जो आज वनवासी समाज है या जो नगरवासी का समाज है, वो सब रहते आए हैं। एक मिश्रित स्वरूप रहा है। अयोध्या नगर था। अयोध्या नगर में बहुत सारे वनवासी समाज भी थे, तो मिला जुला स्वरूप था। इसलिए ये कहना कि ये मूल निवासी हैं और ये आक्रांता है, ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से बताई गई बातें हैं। ये बात सही नहीं है। अगर ऐसा रहता तो महाभारत काल में भी, उसके बाद द्वापर आया, द्वापर काल में भी वनवासी समाज युद्ध में शामिल था, महाभारत के युद्ध में शामिल था। बर्बरिक जैसे महानायक आप इसमें लड़ाई लड़े थे, वो युद्ध को एक दिन में ख़त्म करने की ताकत रखते थे, वो वनवासी समाज से थे। वो बाद में श्याम बाबा के रूप में जाने हुए, जो आज मरवाड़ी समाज के सबसे बड़े खाटू श्याम के रूप में जाने जाते हैं। उनकी पूजा हमारे मरवाड़ी समाज के लोग करते हैं। तो ये तो हास्यास्पद अपने आप में है कि मूल निवासी और आक्रांता, ये तो बात जो या तो अज्ञानी हो सकते हैं, नहीं तो किसी विचारधारा से प्रेरित हो सकते हैं। इसमें तो आपकी महाराणा प्रताप या शिवाजी, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद भी, ये तो द्वापर तक हम बताए आपको, आधुनिक काल में भी, महाराणा प्रताप के समय में भी घास की रोटी खाएं। घास की रोटी कौन खिलाने वाला था? वनवासी समाज था, हल्दी घाटी का। उसके बाद शिवाजी के साथ भी वनवासी समाज लड़ा। तो इसलिए प्राचीन काल से आज तक, आधुनिक काल तक, सारे समय में वनवासी समाज नगरवासी से मिलकर ही रहा है और आज भी अलग नहीं है, और कई एक मायने में सांस्कृतिक रूप से हमसे बहुत उन्नत है वनवासी समाज। देखिए, दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसे ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS है, इसको दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कही जाती। देखिए, उसी की एक अनुषांगिक संगठन वनवासी कल्याण आश्रम भारत सहित विदेशों में भी कितनी ही अच्छे तरीके से काम कर रही है, और ख़ास करके जो भी वनवासी हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको एक साथ समाज के एक ही ढर्रे पर लाने की कोशिश की जा रही है। एकल स्कूल चलाए जा रहे हैं, आपके सांस्कृतिक जागरण होते हैं, स्वास्थ्य पर भी कार्य होता है, यहाँ पर सहकारिता पर काम होता है, खेलकूद पर काम होता है। हम आगे एपिसोड में रविंद्र प्रियदर्शी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से और जानेंगे कि एक एक क्षेत्र में कैसे कैसे आखिर जो वनवासी कल्याण आश्रम है वो काम करती है। आज हमने एक बस प्रारूप में इनसे बातचीत की कि वनवासी मुद्दे पर लोगों के बीच जो भ्रामक स्थितियाँ फैलाई जा रही हैं, जैसे कि मूल निवासी शब्द हो गए, वैसी कोई शब्द होती नहीं है। सांस्कृतिक रूप से वनवासी बड़े मजबूत होते हैं, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से भी उनको एक साथ और एक मंच पर लाना वनवासी कल्याण आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ कैसे वनवासी कल्याण आश्रम ने धर्मांतरण को करीब करीब रोक दिया है, ये दर्शक समझ सकते हैं। रविंद्र प्रियदर्शी जी, आप हमारे चैनल में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी बातों से रूबरू कराया। आगे एपिसोड में भी हम आपसे इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आप आएँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।